ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 4 होगा। और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 और हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और आज सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखेंगे और मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी बताऊंगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। क्योंकि इनको सीखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी मेथड का नाम लिखा हुआ ना आए तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हमेशा जो इजी वे होता है, इजी मेथड होता है, उसी से सॉल्व करना चाहिए। इसलिए इनको सीखना ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर पहले ग्राफिकल मेथड से समझाया गया है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इनको एक साथ सीखेंगे। तो सबसे मैं आज आपको यही चीज़ें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। देखो, मैंने आपको बताया था जो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो, या तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने एक इक्वेशन बनाया। इस इक्वेशन का ये जो ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जी। तो इसका ग्राफ हो गया ये मैंने यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये L1 बोल दिया मैंने और इसका एक दूसरा ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। इसको बोल देता हूँ मैं कि ये L2 है और इसका जो इक्वेशन है वो है a2x b2y और c2 इक्वल टू जीरो। तो एक पॉसिबिलिटी तो कि एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक। एक और पॉसिबिलिटी मैंने आपको ये बताई थी कि ये हो सकता है कि जो लीनियर इक्वेशन है, जैसे मान लो मैंने एक लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ किया और इसको मैं L1 दे देता हूँ, तो आप इसको दे सकते हो a1x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कुछ भी हो सकती है, b1 और c1 इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद में मैं दूसरी लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर देता हूँ और दूसरी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो ये इसी के ऊपर आएगा। ठीक है, ये जो L1 है, L1 के ही ऊपर दूसरी इक्वेशन जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ L2। और ये जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन को कंप्लीटली मतलब सुपर इम्पोज कर रही हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी बैठी हो, तब हम उसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, हम क्या बोलते हैं उनके सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हमने देखा था। और इन दोनों को जब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो हम उस लीनियर इक्वेशन जो पेयर दे रखा है, उस पेयर को हम क्या बोलते हैं कि वो पेयर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। और इनके मैंने आपको तरीके भी बताए थे कि कई कैसे आप इनको विदाउट ये सब ड्रॉ करके आप बता भी सकते हो। उसके बाद में मैंने एक थर्ड पॉसिबिलिटी बताई थी कि जब दो लाइन, मान लो एक लाइन हमारे पास L1 है और इसका इक्वेशन हमारे पास दे रखा है a1x प्लस b1y b1 y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। और एक दूसरी इक्वेशन, जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास जो कि L1 के पैरेलल है, तो हम इसको L2 दे देते हैं और इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये हमने सीखा था। अब हम देखिए, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखेंगे और एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे। क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप यहाँ पर ये देखो, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर। तो इसके अंदर कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, या फिर जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी मेथड का नाम और ना दे रखा हो, कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तब आपकी मर्जी होती है कि आप उसको चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, और या फिर आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो आपकी मर्जी होती है। तो मैं आपको यहाँ पर ये मेथड, ग्राफिकल मेथड तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जरा ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड सिखा देता हूँ। देखो, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करने के तीन मेथड, मतलब दो तरीके होते हैं। एक तो आप ग्राफ बनाकर सॉल्व कर दो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पिछली क्लासों में सिखाया। और एक दूसरा तरीका होता है, तो उसको बोलते हैं, जो दूसरा तरीका है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड्स के दो तरीके होते हैं। वैसे एक और तरीका था लेकिन उसको अब हटवा दिया है, एलिमिनेशन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, दूसरा तरीका ये होता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और एलिमिनेशन मेथड क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यहाँ पर
बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने बोला है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो, जब हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होगी, आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी या फिर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, उस स्टेटमेंट से आपको दो इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे सिलेबस में। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, 7x-15 इक्वल टू 2। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है x+2y इक्वल टू 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरी जगह से रिप्लेस कर देना। मतलब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड सुनो क्या कहता है। ये कहता है कि आप किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और वो जो वेरिएबल की वैल्यू आपने निकाली उसको दूसरी इक्वेशन में रख दो। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आपको कोई सी भी इक्वेशन ले लेनी, इक्वेशन 1 2, किसी से भी आप x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल सकते हो और दूसरी इक्वेशन में रख सकते हो। तो सबसे आसान तरीका जो होता है, मतलब सबसे जो इजी वेरिएबल होता है, उसी की वैल्यू आपको निकालनी चाहिए। मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ पर दे भी रखा है इक्वेशन नंबर 1 ये। तो मैं ये जो है इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2, देखिए इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, तो ये क्या है, x+2y=3। मैं y को इधर कर देता, ये 2 को, तो इसको ट्रांसपोजिंग करके इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 दे देता हूँ, मत दो, जरूरी नहीं है। अब करना क्या है आपको, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो रहा है ये। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है विद रेस्ट इन टर्म्स ऑफ द y। तो अब इस ये जो यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाली है, इसको उठाकर आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो, जहाँ भी x आ रहा है। याद रखना, अगर आप ना जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली है, तो आपको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर नहीं रखना है। ये कभी आप पता लगा यहाँ से x की वैल्यू निकालो और फिर x की वैल्यू ये जो निकाली है आपने, x=3 - 2y इक्वल टू, इसको यहीं रख दो, आंसर नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? तो आपको जो है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखना है। तो इस केस में मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं रख सकता हूँ। आप इक्वेशन नंबर 1 से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो और रख सकते हो। देखो मैंने ये क्यों नहीं किया, यहाँ से y की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। देखो y की वैल्यू निकालू अगर मैं, जरा ध्यान दो, अगर y की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 3 - x, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 - x/2। तो ये फ्रैक्शन में आने लगता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत आता है, गलत नहीं आता। अगर आपने ठीक वर्किंग की है तो आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपको कोई ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे कि भाई आपने कोई तीसरा डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो हमें हमेशा किसी इजी जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। जैसे x की वैल्यू आ गई, कोई फ्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं आया। अब ये x की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 7x - 15y=2। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अभी एलिमिनेशन मेथड मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब x की जगह मैं यहाँ पर रखूंगा 3 - 2y - 15y=2। 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 7 3 × 21 -7 2 14y माइनस का 15=2। हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ होगी तो फिर तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इनको प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ गया, माइनस का 29 ये आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। तो अब हम क्या काम करते हैं यहाँ से, ये जो हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस ये, और ये 29 इधर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी y की, तो ये आ जाएगा इधर हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और इधर 29। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 19/29। तो हमारे पास ये y की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो y की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली, इसको y की वैल्यू को जो है, आप देखो y की वैल्यू आपने निकाली है तो आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख दो, आसान काम हो जाएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमेशा मतलब देखो ऐसा नहीं कि आपने किसी में रख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, आंसर ठीक आएगा, लेकिन हमेशा इजी वर्क करना चाहिए। तो ये वैल्यू हम रखने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास, x = 3 - 2y।
तो देखिए ये जो y की वैल्यू मैं इसको यहाँ पर रखने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ भी y आ रहा होगा मैं उसकी जगह ये वैल्यू रख दूंगा 19/29। तो कितना आ जाएगा 3 - 2 मल्टीप्लाई 29। तो कितना आ गया ऊपर 3 माइनस। तो अब यहाँ पर आप इधर मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ होगी तो आंसर गलत आ सकता है, लेकिन आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो एलिमिनेशन मेथड से करो सबसे आंसर सेम ही आता है। तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 और 6 कितने हो गए, तो ये आ गया 38। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर कितना आ गया 6। तो 6 39/29। कुछ शायद गड़बड़ हुई है, 8 आएगा यहाँ पर 77, ये 87 आएगा। तो कम करो, कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर 49। तो हमारे पास x की वैल्यू 49/29 आ गई। तो यही हमारे पास जो है x और y की वैल्यू है। अब इसी चीज को आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो। एक टेबल बनाओ, वहां पर x की वैल्यू y की वैल्यू ऊपर नीचे करके जो भी आपको रखनी है और ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। हमेशा जो इजी वे होता है उससे सॉल्व करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है अगर कुछ मेथड का नाम दिया है तभी आप उसको सॉल्व करो। अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, वैसे एलिमिनेशन मेथड आगे आएगा कि आप क्या काम करो, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट सेम कर लो। जैसा जैसा मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, ये यहाँ पर मैं जो एलिमिनेशन मेथड से आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आंसर सबसे सेम आता है। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पर, आप आपकी मर्जी होती है, आप किसी का भी वेरिएबल सेम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है 7 मतलब x का वेरिएबल सेम करने के लिए x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए जा रहा हूँ। देखो x का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में कितना है 7, दूसरी वाली इक्वेशन में कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1। तो मैं यहाँ जो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर 7 बनाने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस इक्वेशन नंबर 2 को मुझको, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 और देखो दोनों साइड करते हैं, 7 3 जा 21। बस साइन अपोजिट कर दो, ये माइनस का ये प्लस का था, इसको माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस। तो कितना आ गया ऊपर, ये आ जाएगा माइनस का 29y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19/29। तो ये हमारे पास जो है सब एलिमिनेशन मेथड था। अब अपनी मर्जी होती है, अब आप क्या काम करो, ये जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये थी इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर आप जो है वैल्यू रख दो। मैंने देखो नाम नहीं लिखा है एलिमिनेशन मेथड, ये थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था, आप लिख सकते हो। ये जो तरीका है ये मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो मैंने एलिमिनेट कर दिया, मैंने यहाँ पर एक्स को एलिमिनेट कर दिया, कोफिशिएंट एक्स के सेम करके फिर उसको एलिमिनेट कर दिया, इसलिए उसको एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए x+2y = 3। तो आप यहाँ पर जो भी y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y की वैल्यू जो भी हमने निकाली है 2 मल्टीप्लाई 19/29। तो ये y की वैल्यू रख सकते हो और फिर जो भी ट्रांसपोजिंग है उसको कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा 38/29 और x, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब इधर ले जाओ आप, तो कितना आ जाएगा 3 - 38/29। एलसीएम वगैरह लोगे आप, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 49/29। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो x की वैल्यू है दोनों मेथड से सेम है, आंसर चेंज नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अब देखिए मैंने आपको क्यों सिखाया है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर अभी अभी मैं आपको पीछे 3.1 का दिखा रहा था, तो उसके अंदर कोई मेथड का नाम नहीं दे रखा है। तो आपकी जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा उस टाइप से, अभी जरा अभी बताता हूँ आपको। तो ये जो मेथड था, ये वाला जो मेथड था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और ये जो मेथड था वो एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, तो अभी हम उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये एक्सरसाइज ये। तो यहाँ पर किसी मेथड का नाम नहीं दे रखा कि आप उसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करो, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर नाम दे रखा है तभी आप उसको उसी मेथड से सॉल्व करना है, अगर नाम नहीं दे रखा है तो आपकी मर्जी होती है, जैसा आपको इजी लगे वैसा करो। तो देखिए क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन है क्या। देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ बच्चों को, मतलब मैं इस चैप्टर में ये बोलता हूँ कि यहाँ पर देखो दो तीन चीजें मैटर करती हैं। एक तो आपका मैथमेटिक्स कैसा है, वो डिपेंड करता है कि भाई आपका मैथमेटिक्स अच्छा है और आप जो है सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एक तो ये बात डिपेंड करती है इस टाइप की एप्लीकेशन को सॉल्व करने में। दूसरा ये बात डिपेंड करती है कि
आपने जो क्वेश्चन को रीड किया है इंग्लिश के अंदर, क्या उसको आप प्रॉपर समझ पाए हो? अगर ये 2 काम आप कर पाते हो तो इस टाइप की जो एप्लीकेशन है वो आप कर पाओगे। और ये जो चैप्टर है ये केस बेस्ड जो स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पर केस स्टडी बन सकती है इस वाले चैप्टर पर, तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो हम इस रेक्टेंगुलर गार्डन की कुछ भी ले लेते हैं, लेंथ को यहाँ पर ले लेते हैं हम एल। ऐसा नहीं है कि आप एक्स और वाई ही लो, आप एल भी ले सकते हो। तो मैं इसकी जो ब्रेथ है यहाँ पर उसको बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर जो मीटर में दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर 4 मीटर उसकी ब्रेथ ले ली, और जो एल है, एल उसकी जो है लेंथ होगी, तो मैंने उसको यहाँ पर एल मीटर उसका लेंथ ले लिया। तो अब हमको ये पता है पेरीमीटर क्या होता है। देखो पी पी से लिख रहा हूँ मैं, पी फॉर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। इक्वेशन नंबर मैं बन दे देता हूँ, ठीक है। मत दो अभी, जरूरी नहीं है। अब उसने ये बोला, देखो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उस पेरीमीटर को आप हाफ कर दो। आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये जो पेरीमीटर आपने निकाला है, पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 2, 2 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एल प्लस बी। ये जो पेरीमीटर आपने निकाला है इसको हाफ कर दो। जो भी क्वेश्चन कह रहा है मैं उसी के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। मैं इसको हाफ कर देता हूँ। तो हाफ करने का क्या मतलब हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मैंने इसको हाफ कर दिया। हुज लेंथ, ये वाली ये बाद में हम पढ़ेंगे इसको, और ये जो इससे इक्वेशन बनेगी, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा। कॉमा कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, दूसरा जो है सेंटेंस शुरू हो गया इज 36। अब ये पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ये क्या पता लग रहा होगा है किसकी वैल्यू है। देखो ये उसने ये बोला है कि जो पेरीमीटर आप ने हाफ कर दिया है, जैसे मैं यहाँ पर पेरीमीटर था 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी, इसको हाफ करो। तो हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड कर दो। करने के बाद जो आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा एल प्लस बी। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू एल प्लस बी की वैल्यू है 36। आप समझ रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 36। ये क्वेश्चन है। पेरीमीटर को हाफ कर दो, हाफ करने के बाद जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 36। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एल प्लस बी इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं। आप समझ में आया क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, छोड़ दो इसको, ये करो ही मत। देखो आप यहाँ पर लेट वगैरह कर लेना, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी एल एल एम, ठीक है, M4 मीटर हो गया, और ब्रेथ भी बी मीटर। तो ये सारी स्टेटमेंट फ्रेम कर लेना, वैसा आपको और डायग्राम बनाना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको बनाते हैं हम। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी मुश्किल होते हैं। हुज लेंथ, किसकी लेंथ, हुज लेंथ मतलब ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसकी लेंथ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ इक्वल टू, इसकी जगह इक्वल, देखो लेंथ की जगह एल लगाया, इसकी जगह इक्वल 4 मोर देन आ रहा है, तो मैं 4 प्लस करूंगा, और किससे प्लस करूंगा, इट्स ब्रेथ ब्रेथ, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। अब आप जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। कोई मेथड का नाम ही नहीं है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो। आप समझ रहे हो? तो आपको करना क्या है, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि जो भी आप ना एक वेरिएबल, देखो यहाँ पर क्या है, एल इक्वल टू 4 प्लस बी आया, एल की वैल्यू निकल गई, ये एल की वैल्यू उठाकर सीधी इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इसलिए मैं आपको जो मैंने पीछे भी आपको 2 जो मेथड सिखाए हैं उसका पर्पस यही था कि मैं आपको सिखाऊं। देखो हर बार ग्राफ बनाकर सॉल्व करना, उसने पूछा ही नहीं तो फिर काहे के लिए ये सब कर रहे हो, समझ रहे हो आप? कि ग्राफ बनाओ, इतने झंझटबाजी, तो ये सब करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा तरीका है, अपना आंसर निकालो। तो एल, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एल प्लस बी इक्वल टू 36। अब एल की वैल्यू मैंने यहाँ पर ऊपर निकाली है, 4 प्लस बी इक्वल टू, 4 को मैं उधर ट्रांसपोज करता हूँ, 1 बी कितना हो गया, 2 बी हो गया। तो ये आ जाएगा 36 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, और 2 से कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। तो 2 की टेबल में कितना जाएगा 16। तो हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई 16। अब ये उठाकर चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आपकी मर्जी होती है। तो मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 में रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई दैट कितनी है, एल इक्वल टू 4 प्लस बी। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना है, बी की वैल्यू है 16, इनको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 20। तो एल कितना आ गया 20 मीटर। तो आप समझ रहे हो 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। तो लेंथ कितनी आ गई यहाँ पर, लेंथ आ जाएगी हमारे पास, वो यही पूछ रहा था, डायमेंशंस ऑफ द
तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, और उसका जो विड्थ है, विड्थ कितनी आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी यहाँ पर 16 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए, आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी ये था, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पर जरा आपको एलिमिनेशन मेथड से भी जरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मैं ग्राफिकल मेथड से नहीं बताऊंगा आपको, मतलब कर सकते हो आप। तो मेरे पास एक इक्वेशन थी ये वाली, ये एल प्लस, मैं ये यहाँ पर मैंने आपको पीछे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये कराया है, अब मैं आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से कराने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। आप मेथड का नाम डाल लेना, एलिमिनेशन मेथड। एल प्लस बी की वैल्यू 36 है, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और दूसरी जो वैल्यू थी हमारे पास, दूसरी वैल्यू जो दूसरा इक्वेशन था, ये इक्वेशन यहाँ आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, एल इक्वल टू 4 + बी। तो देखिए, मैं दूसरी जो इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर, ये है एल इक्वल टू 4 + बी। तो मैं क्या करता हूँ, बी को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2, बी को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो एल माइनस बी इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर है मेरे पास 3। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 के नीचे इक्वेशन नंबर 3 को लिख लेता हूँ। तो एल माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पर, ये बी बी का कोफिशिएंट यहाँ पर सेम है, वैसे एल का भी है, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। तो क्या काम करो, बी प्लस का है, नीचे बी माइनस का है, कैंसिल आउट, ठीक है। जब सेम हो और अपोजिट साइन हो तो वो कैंसिल हो जाता है, एक एल कितना हो गया, 2 एल, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 40, 2 से कैंसिल कर दो, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 20, एल की वैल्यू, ये एलिमिनेशन मेथड है यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या काम करो, किसी भी इक्वेशन के अंदर इसके अंदर रख दो, किसी भी, आपकी मर्जी होती है, ऐसा नहीं कि कोई गलत आएगा, किसी भी इक्वेशन के अंदर, जैसे आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख दो, तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रखो, 2 के अंदर रखो, 1 के अंदर, सबका आंसर सेम आएगा। तो एल माइनस बी इक्वल टू 4, मैं एल की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, एल है कितना यहाँ पर 20, और माइनस बी इक्वल टू 4, बी को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, बी इधर आपका प्लस का हो जाएगा, 4 को मैं इधर ले जाता हूँ, 4 आपका माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 4 इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 16 मीटर। आप देख रहे हो आंसर में कोई चेंज नहीं आया, कभी आप सोच रहे हो कि आंसर में कोई चेंज आ गया, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, आंसर सेम आएगा। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आपको बता दिया, या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि मतलब जो बच्चे, जिनको पता होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको पता है कि ये सब जब आता है तो ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पर एक्सरसाइज के नाम से आएगा कि भाई वो एक्सरसाइज तो उसमें ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, कि भाई उसमें शुरू में ग्राफिकल नहीं, अगर मेथड का नाम दे रखा है तभी आपको उसको ग्राफिकल मेथड, या जो भी मेथड का नाम दे रखा है उसी से सॉल्व करना है। नाम नहीं दे रखा है, बस बहुत ही कम चांसेस है कि नाम दे, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, तो मेथड तो पता ही होना चाहिए। तो अगर किसी मेथड का नाम नहीं है, तो आप किसी भी चीज से, जो भी आपको इजी लगता है, आप उससे कर दो, समझ रहे हो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई गलती नहीं आएगी। तो अगर हाँ नाम दिया है, जैसे ज्यादातर ग्राफिकली बोल देता है, तो तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर ग्राफिकली मेथड से मैं बताऊंगा नहीं आपको, मतलब क्या करना है आपको। तो आप जब ग्राफिकली मेथड से जो सॉल्व करोगे, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास एल प्लस बी इक्वल टू 36 है। तो आप क्या काम करोगे, ग्राफिकल मेथड से मैं एक ऐसा बॉक्स बना लोगे, उस बॉक्स के अंदर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और एक ऐसा ऊपर एल लिख लो, नीचे वी लिख लो, ठीक है। यहाँ पर एल की वैल्यू कुछ रख दो, एल की वैल्यू अपनी मर्जी है, कुछ भी रख दो। फिर बी की वैल्यू कुछ आ जाएगी, फिर यहाँ पर एल की वैल्यू कुछ रखो, बी की वैल्यू कुछ आ जाएगी, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, किसी बुक में 3 3 भी दे रखे हैं, तो आपको वो बनाने की जरूरत नहीं, मिनिमम 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है बस, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास इक्वेशन होती है एल माइनस बी इक्वल टू 4। तो आप क्या काम करोगे, इसके अंदर भी सेम यही करोगे कि आप एक बॉक्स बनाओगे, कि ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एल लिखोगे, नीचे बी, क्योंकि एक्स वाई नहीं आ रहा है, कभी आप सोच रहे हो यहाँ पर कि एक्स वाई आ रहा है, तो हम मैं आप इसको एक्स वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, एक्स की वैल्यू, एल की वैल्यू कुछ रखोगे, बी की वैल्यू कुछ आएगी, एक्स की वैल्यू कुछ रखोगे, बी की वैल्यू कुछ आएगी, तो आपके पास यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट ही आ जाएंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन। तो इसका ये है और इसका ये, फिर उसके बाद जो भी कोऑर्डिनेट मिले आपको जो है उनको यहाँ प्लॉट कर देना इस टाइप से। तो जैसा मैं आपको थोड़ा सा जरा बता देता हूँ, ऐसे ही देखो, मैं रैंडमली ले रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं, मान लो कि आपका कोई कोऑर्डिनेट ये आ गया, एक एक पहली वाली इक्वेशन के, दूसरी इक्वेशन का ये, तो आप क्या काम करोगे, इनसे एक स्ट्रेट लाइन, देखो मैं ये जो है, मुझे नहीं पता कि मतलब आप क्या वैल्यू रखोगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे आप, दूसरा दूसरा आपका कोऑर्डिनेट कहीं आ जाएगा, मैं ऐसी मतलब कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। तो ये, तो जब आप ऐसा ड्रॉ करोगे, तो ये जो आपके पास ये आ जाएगा, तो ये कहीं इन एक पॉइंट पर कट कट कर रही होंगी, ठीक है, एक पॉइंट पर कट, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू लिख देना, आपको वाई की वैल्यू लिख देना,
ठीक है, तो वैल्यू सेम आएंगी। जो वहां पर पीछे आई थी, जो एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताया था और वाई की वैल्यू जो बताया था वो सेम आएंगे। तो ये जो इस मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, जब भी करना चाहिए जब बोला जाए आपको, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए इसको, क्योंकि आपको देखो हो सकता है एक ही ग्राफ की एक ही ग्राफ मिले, और अगर आता है तो एक ही ग्राफ मिलेगा। तो अब एक ग्राफ मिला है तो फिर बार बार आप किसी भी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे ये, तो मेरे हिसाब से ये कोई जो है बाइबल वो नहीं होगा। और वैसे भी आपको हो सकता है ग्राफ ना मिले एग्जाम के अंदर। अब देखो, हाँ ये मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन नंबर, हाँ मैंने आपको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर टाइम लग रहा है, मैं आपको ही बता रहा हूँ कि एग्जाम में बैठ के कैसे दिमाग चलता है, क्योंकि मेथड वेथड का नाम वहाँ पर आता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये मैंने आपको अब जैसे यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया, आपको एलिमिनेशन मेथड बता दिया, आप बोलोगे कि ये तो कहीं है ही नहीं है अभी तक, तो एनसीईआरटी की तो जो 3.2 से जो सब्स्टिट्यूशन चलता है, 3.3 से एलिमिनेशन मेथड चलता है, तो फिर हाँ आपको जल्दी क्यों करा रहे हो, ये क्यों पहले क्यों करा दिया। देखो मैं जैसे बार बार बोलता हूँ, ये एग्जाम में जब आता है तो आप उसको थोड़ी, उसको तो वो थोड़ी होता है कि एक्सरसाइज का वो 3.1 वाला तो ग्राफिकल मेथड से ही करो, रट के जाओगे। कैसा भी आ सकता है, कैसे भी कर सकते हो आप, तो आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर ये, तो इसके अंदर जैसे उसने यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है यहाँ पर, और हमको क्या करना है, राइट write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so form is। देखो क्या कह रहा है, समझो। वो कह रहा है कि भाई आपको, अब देखो क्या है क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हमको गिवन है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ खींचोगे, तो मैं देखो यहाँ एक ही साइड एरो का साइन बना रहा हूँ, चलो बना देता हूँ। तो इस इक्वेशन का ग्राफ, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया। दूसरी इक्वेशन का, जो दूसरी इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो उसकी इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, L2 ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो यही कह रहा है कि वो दूसरी इक्वेशन ढूंढ कर लाओ, वो दूसरी इक्वेशन बनाओ जो पहली वाली लाइन को L1 को, और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी जो लाइन है L2 एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो। तो बनाने का तरीका क्या होता है, देखो अगर आप ना, मतलब मुझको तो नहीं पता, मतलब आप पढ़ाई करते हो या अच्छे से नहीं करते हो, ये वाले इसके बारे में पता है आपको, कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होते हैं कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि दूसरी इक्वेशन, देखो इस पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है, x का यहाँ पर 2, तो और y का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन जब आप लिखोगे तो उसके कोफिशिएंट सेम नहीं होने चाहिए। सेम होने का मतलब आप क्या काम करो, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए 3y प्लस 2x-8 ये कर दो, दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी। तो अगर आप यहाँ रेशियो निकालते हो, कैसे, पहली इक्वेशन का 2/3, फिर आपने निकाला यहाँ पर 3/2, तो दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर से समझो, देखो जब भी आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दो लाइनों को ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, एक कोई लाइन बनानी हो, तो आप वेरिएबल इंटरसेक्ट कर दो। ठीक है, या आप ये दूसरा ये भी बना सकते हो कि ये जो यहाँ पर 2 था अपनी जगह, अपनी साइड से आप ले सकते हो इसको, कि भाई बस ऐसा मत करना कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कोई भी एक चीज 2 और 3 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई मत करना। तो आप यहाँ पर क्या काम करो, यहाँ पर लिख दो 7x, ये भी बना सकते हो, और यहाँ पर लिख दो 6y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये भी कर सकते हो। तो बहुत सारी बना सकते हो, बस ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, समझ रहे, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हमारे पास एक आंसर आ रहा है, कोई सा भी लिख दो, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस है कि पूछे, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। पहला वाला आंसर, दूसरा वाला आंसर, दूसरे वाले आंसर में बोला है कि दो भाई दो लाइन पैरेलल है, तो एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की L1, तो मैं ये जो L1 बोल रहा हूँ, ये जो इक्वेशन दे रखी है, मैं मान लेता हूँ कि भाई इसी की ये जो है इसी का ग्राफ है। वो कह रहे हैं दूसरी लाइन का इक्वेशन बताओ जो L1 के पैरेलल हो, तो मैं कह देता हूँ दूसरी जो लाइन हम लिखेंगे वो उसके पैरेलल होगी। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है, पहले उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। देखो कंडीशन ये है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये जो है इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या काम करोगे कि देखो हमको ये पता है A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल आता है, इसके अंदर जब भी दो लाइन पैरेलल होती है। तो
जब भी ऐसा आपको पैरेलल लाइन का एक इक्वेशन फॉर्म करना हो, तो आप क्या काम करो ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो, 9 से कर दो, किसी से भी कर दो, लेकिन इतने को ही आप समझ रहे हो, केवल इतने को ही मल्टीप्लाई करना है आपको। तो अगर आप ना, जैसे इक्वेशन नंबर ये यहाँ दे रखा था, तो मैं इतने वाले पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, मैं दूसरा ये ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है। ये वाला। और हाँ, इसकी जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है C1 अपन C2 का इक्वल नहीं होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 लिख दो। ठीक है। तो जब भी आप रेशो निकालोगे, अब देखो, जब आप यहाँ रेशो निकालोगे, समझो जरा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 2/4। तो कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 1/2, यानी A1/A2 का रेशो। और ये कितना आ जाएगा, 3/6। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1/2, यानी A1 इक्वल टू A2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 8/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। तो ये C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये बना दो। तो इक्वेशन अपने ऊपर होती है, आप कैसा बनाना चाहते हो, और भी बना सकते हो। तो आपको इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, एक इक्वेशन ये आ गई। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी लिख सकते हो ये। तो क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x, और ये आ जाएगा 9y, और यहाँ पर लिख दो 11 लिख दो। ठीक है, बस C1 और C2 का रेशो सेम नहीं आना चाहिए, ये इक्वेशन बन गई। तो कोई सी भी लिख डालो इसमें, और भी बना सकते हो बहुत सारी आप। अब तीसरा, तीसरे में कह रहा है कि जब दो कोइंसाइड हो रही हैं, दो लाइन। तो कोइंसाइड का मतलब, जैसे मान लो आपने एक लाइन थी L1, उसका ग्राफ खींचा, ये लाइन आ गई L1, जो इक्वेशन दे रखी है, ये इसको हम L1 बोल देते हैं, इसका जो ग्राफ आएगा। और दूसरा, यहाँ पर मैं दूसरी एक लाइन ड्रॉ, जो जो दूसरी लाइन है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, बोल देता हूँ मैं ये L2 है। हमको वो लाइन ही लिखनी है, भाई वो क्या होगी। अब देखो, जब दो लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही होती हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, A1/A2 का रेशो B1/B2 का रेशो इक्वल टू C1/C2 का रेशो के इक्वल होते हैं। ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं। तो तीनों रेशो इक्वल दिखाने के लिए आपको करना क्या है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी से भी मल्टीप्लाई कर, लेकिन सेम नंबर, पूरी इक्वेशन को। तो जब भी कोइंसाइड दिखाना हो आपको, तो आपको पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो तीसरे में क्या आ जाएगा, तीसरे वाले में आ जाएगा 2 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 6y और 16 इक्वल टू 0। ये लिख सकते हो। 3 से कर दो, 3 2 6, 6x प्लस 9y, और ठीक है, आप रेशो निकाल लो। देखो, ये तीसरे का है, यहाँ पर तीसरे का, तो रेशो निकालोगे 2 अपॉन, देखो इसको करोगे, यहाँ पर करोगे 2/2, कितना आ गया 1। 3 अपॉन, नहीं, एक सेकेंड, ये यहाँ पर गलती हो गया, ये 4 आएगा, 2 से किया था ना 4। तो करोगे 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, और इसको करोगे, इसका भी मतलब 3/6 का मतलब 1/2, और 8 अपॉन माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, ये भी 1/2, यानी तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। हो गया फुलफिल कंडीशन। तो ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब, आप इक्वेशन बना सकते हो। तो ये जो है आंसर है, आप कोई सी भी लिख सकते हो आप। जैसे ये वाली पहले का आंसर ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, दूसरे का आंसर आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो, तीसरे का आंसर ये लिख सकते हो। तो कैसे बनती है ये मैंने आपको दिखाया। अब आगे चलते हैं। ये मैंने एलिमिनेशन मेथड में आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में आपको बता चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब एक्सरसाइज आपकी जो है वो खत्म हो गई है। ये एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर अभी 7, क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ है। तो ये हमको क्वेश्चन करना है। तो देखिए, वो कह रहा है कि ड्रॉ ग्राफ, ये जो अभी एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ है, तो 7 कर लेते हैं हम ये। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है उसने, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। उसने दो इक्वेशन बोली, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। वो कह रहा है डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। वो कह रहा है कि जब आप वाई दीज लाइंस, तो देखो एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, सिंपल सी बात है, ये लाइन का इक्वेशन होता है, ये लाइन का इक्वेशन होता है। और वो कह रहा है कि नीचे आपको एक्स एक्सिस बेस मान लेना है। मतलब एक्स एक्सिस बेस मानने का मतलब, तीसरी लाइन को आप एक्स एक्सिस लो और फिर इसको शेड कर दो। शेड करने के बाद यहाँ के कोऑर्डिनेट बताओ कि एक्स एक्स को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ के कोऑर्डिनेट बताओ, यहाँ के कोऑर्डिनेट बताओ। हो सकता है कि आपसे
और रीजन का एरिया भी पूछ ले, समझ रहे हो, शेड द रीजन, कि भाई ये बताओ जो सा डायग्राम बन रहा है तो उसका एरिया क्या होगा। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। आसान है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है कि नहीं हो पाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है, इसको आपको जो है ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, जो हमारे पास मैं इसको लिख लेता हूँ पहली इक्वेशन को, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट चाहिए मुझको। ठीक है, जिन्होंने नहीं ग्राफिकल सीखा था वो सीख लो। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू मैं जीरो रख लेता हूँ। तो जब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। x की वैल्यू मैं जीरो अपनी अपनी साइड से आप रख सकते हो, हमेशा इजी वैल्यू रखनी चाहिए जिससे हमारा आंसर। x की वैल्यू मैंने जब जीरो रखी यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, पहले मैं x की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी वन, y की वैल्यू कितनी आ गई वन। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला कोऑर्डिनेट मिल गया कि x की वैल्यू वन रखने से y का जो कोऑर्डिनेट है कितना आ गया हमारे पास, वन। वन आ गया। अब हम देखो, अपनी मर्जी है, आप जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई कुछ रख दोगे तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। आंसर सेम आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, हो सकता है आपका ग्राफ बड़ा चला जाए, और कोई समस्या नहीं है। तो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को जो ग्राफ होते हैं वो हो सकता है उनके अलग अलग ग्राफ वो कोऑर्डिनेट आए। अब आप क्या काम करो, y की वैल्यू यहाँ पर जीरो रख दो। इस वाली इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू प्लस वन है, यहाँ पर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू जीरो रख दो। तो जब y की वैल्यू जीरो रखोगे तो देखो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू ये जीरो आ गया, प्लस वन आ गया, इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। तो ये माइनस वन आ गया। आप समझ रहे हो, ये सब मतलब सॉल्व करने को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, तो दिखा भी सकते हो। अगर देख लेना क्वेश्चन, वैसे तो ज्यादा बड़ा तो आता नहीं है, वैसे तो जरूरत तो होती नहीं कि इसको सॉल्व करके दिखाए, लेकिन आप दिखा भी सकते हो। तो इस इक्वेशन का मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया, कोऑर्डिनेट मिल गया मुझको, और टेबल का मतलब यही होता है। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस का ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो इसका मैं यहाँ पर दूसरा लेता हूँ पेन, यहाँ पर कलर कोडिंग। तो थ्री थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस का ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो इसका भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं, और बॉक्स बनाने के बाद ज़्यादा बड़ा बॉक्स नहीं बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुछ बुक के अंदर तीन तीन सॉल्यूशन निकाल रखे हैं तो आप करो, नहीं ऐसा नहीं होता। एक दो पॉइंट बना दो, उन दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खिंच जाती है, मिनिमम दो पॉइंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रख लो। ये इक्वेशन है, x की वैल्यू जब यहाँ पर जीरो रखोगे, मैं यहाँ रख देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये तो जीरो हो गया पूरा, तो ये कितना आ गया, टू बाई माइनस का ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो कितना आ जाएगा, टू बाई इक्वल टू ट्वेल्व, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप वाई की वैल्यू जीरो रख लो, आपकी मर्जी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वाई की वैल्यू आप यहाँ पर जीरो रखो। तो ऐसा नहीं है कि यही रख लो, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा आसान आ जाए, तो बनाने में थोड़ी जो है जो उसको आसानी से बना सकते हो। तो वाई वाला टर्म जीरो हो गया, तो कितना आ जाएगा, थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, थ्री से कैंसिल कर दो फोर, तो ये आ गया फोर। तो ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम इन जो कोऑर्डिनेट है इनको जो अपना ग्राफ है उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, जैसे मान लो ये, जैसे यहाँ पर तो उसने पूछा था कि भाई आपको इस मेथड से, इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर मान लो पूछता नहीं है कि भाई आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी होती है कि उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसको नेक्स्ट ग्राफ पे ले चलता हूँ, वो ग्राफ वाले पेज पे ले चलता हूँ आपको, और हो सकता है इसमें से मुझको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो पहली इक्वेशन का मैं यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है हमारे पास में, देखिए पहली इक्वेशन के जीरो कॉमा जीरो कॉमा, देखो मैं बता देता हूँ, ये एक्स एक्स की लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है एक्स एक्स की पॉजिटिव लाइन, ये एक्स एक्स की निगेटिव लाइन, और ये जो होती है ये वाई एक्स की पॉजिटिव लाइन, और ये वाई एक्स की निगेटिव लाइन। तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू देखो जीरो, और वाई की वैल्यू कितनी है वन, वाई की वैल्यू है वन, तो ये यहाँ पर ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये, तो कितना आ गया यहाँ पर, जीरो कॉमा वन। देखो बाई एक्सेस पर एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, हमेशा याद रखो। फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, और वाई की वैल्यू कितनी, जीरो। तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। तो कितना आ गया, मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, माइनस वन कॉमा
0। ठीक है, वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब इनको मैं एक लाइन जो इनसे एक लाइन, थोड़ा लाइन आप जो है बड़ी बनाना, क्योंकि यहाँ पर बड़ी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आगे तक जो है आपको पता नहीं कहाँ मिले, तो आपको इसलिए थोड़ी लाइन बड़ी बनानी चाहिए। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हो सकता है मेरी थोड़ी सी इस लाइन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेफ्ट राइट हो जाए थोड़ा बहुत, तो लेकिन ज़्यादा तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओके, तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन, ये बड़ी सी लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम और बड़ा कर लेंगे इसको। मैं ये कर लेता हूँ। ये तो हमारे पास यहाँ पर हम उससे के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, और ये जो इक्वेशन है इस लाइन का इक्वेशन भी लिख देते हैं भाई किसका है। तो x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर ये बना दिया। एरो के साइन लगाओ या मत लगाओ वैसे, चलो लगा दो फिर ना एग्जामर के पेट में दर्द होगा। तो अब हम दूसरा, हाँ, जो कोऑर्डिनेट है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो दूसरे कोऑर्डिनेट के जो हमारे दूसरी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस का 12, और इसके जो कोऑर्डिनेट आए थे तब जो बॉक्स मैंने बनाया था, एक थे हमारे पास 0,6 और दूसरा था हमारे पास 4,0। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो 0,6, तो 0,6 का क्या मतलब हो गया, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कहीं आएगा ये। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये 0,6 की है। फिर x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4 कहाँ पर आएगी, 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 यहाँ पर आएगी। और कितनी है 4 कॉमा, मैं लिख देता हूँ इसको 4,0, y की 0 है यहाँ पर। इनको लाइन हम जो है ड्रॉ कर देते हैं। तो आप यहाँ पर अपना स्केल रखोगे और लाइन को आप जल्दी से बना सकते हो, क्योंकि ये मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको नहीं लगेगा। और आपकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी आपकी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो सकता है। तो मैं इसको, ठीक है, ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ से ये जो लाइन है इसको आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, और इस लाइन का मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ। तो कितना है, 3x प्लस 2 माइनस का 12 इक्वल टू 0। आप एरो के साइन बना सकते हो ये। अब देखिए उसने बोला है कि आप कोऑर्डिनेट लिखो, तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखने के लिए जा रहा हूँ। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ये लगभग यहाँ पर कहीं कट करेगी, थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर, देखो 1 2, ये एक्स की वैल्यू होगी 2, और वाई की वैल्यू 1 2 3, तो वाई की वैल्यू होगी 3। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हमारे वर्टेसेस के ये हो ही गए। अब देखो इसको हम ना शेड करना है, उसने बोला है कि भाई हम शेड भी करो, तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर ले रहा हूँ शेड करने के लिए। तो आप कोई दूसरा कलर ले सकते हो, देखो पूरे को करना है आपको शेड। ये अभी मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कभी कभी एग्जाम के अंदर क्या होता है, वो एरिया भी पूछ लेता है कि जो बॉडी बनी, वैसे तो ट्राइंगल ही बनती है, तो आप उसका एरिया बताइए। तो देखो इसको मैंने शेड कर दिया, यहाँ पर कलर कर दो ना, पेंसिल का यूज करना अपने जो एग्जाम है उसके अंदर शेड कर देना। तो यहाँ पर ये मैं पेन से कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा अलग दिखाई दे जाए, हो सकता है कि कुछ पार्ट रह भी जाए, तो लेकिन आप समझ जाना कि मैंने शेड किया है। तो देखो ये जो मेरे पास ट्राइंगल बना, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ए दे देता हूँ, और ये हटा देता हूँ, मैं ये वाला कलर ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको मैं दे देता हूँ ए, सॉरी, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट। अब आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो। आप समझ रहे हो, इसका एरिया पूछा नहीं, एरिया कैसे निकालते हैं, ये ट्राइंगल बनना है हाफ इंटू बेस। तो बेस कितना है देखो, समझो बेस कितना है, अब बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट आ गए। ठीक है, और हाइट, हाइट होती है एकदम सीधी, जो ऊपर कहीं मिल रहा होगा सीधी नीचे एक लाइन, तो कितनी यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो यहाँ पर 3 यूनिट है। फिर से देख लो, तो देखो यहाँ से आता कि 1 यूनिट, 2 यूनिट,
3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो एरिया कैसे निकालोगे? तो देखो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसका 15/2, तो कितना आ जाएगा 7, यहीं छोड़ दो 7.5, और यूनिट का स्क्वायर, यूनिट्स का स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। तो आप कैसे भी निकाल, मतलब पूछ लिया जाता है, अगर इसको बढ़ा दिया जाता, पूछा नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है वो। तो ये ऐसे हम जो है एरिया निकालते हैं। तो आई थिंक मुझको लगता है कि जिन्होंने ग्राफिकल मेथड नहीं सीखा था उसको यहाँ पर सीख भी लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बैठ के इसको पीएचडी करो, आप इसी पर बैठे रहो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन था, ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। देखो सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा चीजों को सिखाने के उसने तो बस भर दिया है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अब जैसा ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ग्राफिकल भी पूछ लिया है यहाँ पर। तो मतलब कुछ है नहीं इनका कि कुछ भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें। देखो पहली जो हर्डल होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, पहली हर्डल होती है कि आपका मैथमेटिक ठीक होना चाहिए। दूसरी हर्डल होती है कि जो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपकी हर्डल पहली हर्डल दूसरी हो, दूसरी पहली हो, वो हो सकती है, लेकिन मेन जो दो तीन चीजें होती है ये। तो जो लिखा हुआ है वही आप अच्छे से उसको पढ़कर समझ नहीं पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे, इक्वेशन नहीं बनेगी तो फिर क्वेश्चन गलत ही होना है। तो समझते, और इसमें से केस स्टडी आने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। देखो वो कह रहा है कि यहाँ पर आफ्ताब, ये जो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये यहाँ पर एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, तो ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा सॉल्व द क्वेश्चन ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you there then। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं। वो कह रहा है कि भाई आज जो हम मतलब ऐसी कुछ है, जैसे मान ले कि हम मान लेते हैं ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आफ्ताब की एज 40 है और उसकी बेटी की एज मान लेते हैं हम कि उसकी बेटी की जो एज है वो 20 है। तो वो कह रहा है कि 7 साल पहले, और 7 years अगो, तो 7 years को 7 साल पीछे जाना है तो आपको 7 माइनस कर देना दोनों की एज में से। तो अगर दोनों को 7 7 साल पीछे ले जाना है तो दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको आगे जाना है कि भाई आपको 4 साल आगे बढ़ना है, तो आप क्या काम करोगे, प्रेजेंट एज में 4 प्लस कर दोगे दोनों की। दोनों को अगर आपको प्रेजेंट एज फ्यूचर में जाना है तो उनकी एज में प्लस करते जाओ। अगर आपको प्रेजेंट एज से, ये प्रेजेंट एज होती है, प्रेजेंट एज से आपको उसके पास्ट में जाना है तब उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये दो बेसिक चीजें होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो हालांकि मैं इसकी इन सारी चीज़ों की बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा आगे, इस वाले चैप्टर की तो मैं काफ़ी प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये केस बेस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट फ्रेम करूंगा, लेट करूंगा, लेट कि पहले आफ्ताब की एज को, प्रेजेंट एज को कुछ मानूंगा, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years, और उसकी डॉटर की एज ले लेते हैं हम, और डॉटर की एज कितनी है, DAUGHTR, डॉटर की एज हम ले लेते हैं y years। ठीक है, तो 7 साल पहले जाते हैं हम। ठीक है, 7 years अगो। तो प्रेजेंट एज, यहाँ पर प्रेजेंट एज, देखो प्रेजेंट एज का मैंने यहाँ पर लिखा है, आप ये गड़बड़ मत कर देना, प्रेजेंट एज है उनकी, ये एक्स और वाई। तो मैं 7 साल पहले जाता हूँ, 7 years अगो, 7, क्योंकि उसने बोला 7 साल पहले, 7 years अगो, अगो का मतलब पहले। 7 years, देखो यहाँ पर 7 years अगो आई वॉज, आई का मतलब आफ्ताब, 7 years अगो आफ्ताब की एज कितनी थी, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब एज लिख दो सीधा, आफ्ताब्स एज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, देखो देख रहे हो ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, 7 years अगो आफ्ताब एज इक्वल टू, तो 7 कम कर दो उसकी प्रेजेंट एज में से कितना आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ईयर से नहीं लगा रहा हूँ, लगा सकते हो आप। उसके बाद में 7 years अगो उसकी डॉटर की एज, 7 years अगो, तो जो डॉटर है, डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर्स एज, डॉटर्स की एज कितनी आ गई, तो डॉटर की एज में से भी कम कर दो 7 साल। अब पढ़ो स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि 7 साल पहले आई, आई का मतलब आफ्ताब, तो आफ्ताब की एज को यहाँ लिखो, x-7 इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स का मतलब यहाँ पर 7 लगा दो, ब्रैकेट लगाओ,
एज ओल्ड एज यू वर इन देन, मतलब यू वर देन, जब तुम 7 साल पहले तुम्हारी एज जितनी थी, वो कह रहा आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं, मेरी जो एज थी 7 साल पहले वो कितनी थी, 7 टाइम्स थी जितनी तुम्हारी एज 7 साल पहले थी। तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज कितनी थी, बाई माइनस 7। बस इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 बाई, और 7 7 जा 49, और यहाँ पर कितना आ गया, x माइनस का 7। 7 को इधर ले जाओ, ये जो 7 है, हम यहाँ पर कैसे भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि भाई ये कोई आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और हमेशा जैसे मैंने कहा इजी वे आपको फॉलो करना चाहिए। तो कितना आ जाएगा इसमें से ये माइनस का 49 है, और ये प्लस का, तो कितना आ जाएगा, प्लस का माइनस का 40। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। देखो इक्वेशन गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर इक्वेशन गलत हो रही है तो फिर आगे, मतलब जैसे मान लो कहीं ये स्टेप मार्किंग आपकी होती है एग्जाम के अंदर, तो स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि आपको ऐसे मार्क्स, जैसे ये थ्योरी है, इस पर मार्क आप थ्योरी लिखोगे तो आपके हाफ नंबर मिलेंगे आपको, और फिर प्रोसेस होते हैं उसके मिलते हैं। तो इसलिए देख कर आपको जो है प्रोसेस करना चाहिए। तो मैंने, देखो अब यहाँ ध्यान से देखना, उसने बोला है कि ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही होता है कि आप एक्स और वाई की जो वैल्यू है, किसी एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू निकालो। तो मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब दूसरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। उसने बोला है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर की साइड में, मैं यहाँ ये इधर बना लूंगा, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पर आ जाए। अब वो कह रहे हैं आफ्टर 3 years, मतलब अब 3 साल के बाद, आई सेल बी। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years, देखो स्टेटमेंट फ्रेम करना सीखो। आफ्टर आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, लिख लेते हैं आफ्ताब। तो आफ्ताब की जो एज है वो कितनी है, आफ्ताब एज इक्वल टू प्रेजेंट एज में। देखो प्रेजेंट एज से सब सारी चीजें होती हैं। ये तो प्रेजेंट एज थी उसकी एक्स, तो इसमें हम क्या करो, 3 प्लस कर दो। ऐसे ही बेटी की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद में, बेटी की एज हो जाएगी उसकी, बेटी की एज में भी हम जो है 3 प्लस कर दो। डॉटर्स एज, तो डॉटर्स की एज में अभी ये कर दो। अब पढ़ो स्टेटमेंट। उसने बोला कि आई, आई का मतलब आफ्ताब, इसको यहाँ पर लिखो x+3, आई विल बी, सेल बी, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल के बाद मतलब तुम जितनी होगी, तो उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो उठाकर आपको ये जो इक्वेशन है, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ रख दो। तो एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 7 बाई -42। ठीक है, 7 बाई -42, ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ निकाली है उसको रख दो। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इसकी बाई ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 बाई +9। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप एलिमिनेशन में से बोला उसने, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे। तो अब उसका मतलब यही होता है किसी भी एक इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू कैलकुलेट निकालो, फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर रख दो। तो मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, अब मैं यहाँ पर रखने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि आसान काम है। तो एक्स की जगह मैंने यहाँ रखा 7 बाई, ये जो लिखा होता है 7 बाई -42, और प्लस का 3 ये रहा, 3 की अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब एक्स एक्स वो बाय वाई वाली एक साइड कर लेते हैं। तो एक ये 7 बाई -का 3, इसको इधर ले आता हूँ मैं, और इन दोनों को, सबको चलो इधर ही ले जाता हूँ। तो 9, ये -का 3 हो जाएगा, इधर प्लस का 42 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज कर जाइए, इधर माइनस का इधर प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का। तो कितना आ जाएगा 6 प्लस का 42, इनको प्लस कर लो तो कितना आ गया 48। इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 4 बाई, 4 से कैंसिल करो तो कितना आ गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12 years। तो उसकी जो बेटी है, बेटी की एज कितनी आ रही है 12 years। ठीक है। अब ये यहाँ पर रख दो। ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू जो निकाली है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं यहाँ पर y की वैल्यू, आप 2 में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई चलो 2 में ही रख देता है भाई। 2 में मतलब कुछ लोगों को लगे कि भाई ये पता नहीं क्या कर दिया, तो x वो जो 2 है, x+3 इक्वल टू 3y+3। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ 12। तो देखिए, तो y की वैल्यू 12+3, तो कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 15, और 15 3 जा कितने हो जाएंगे 45।
तो मेरे पास मैं इधर कर देता हूँ, तो x प्लस 3 इक्वल टू 45। तो कितना आ जाएगा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 3 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 45 माइनस 3 42। तो जो फादर है, फादर का मतलब आफ्ताब, आफ्ताब की एज 42 ईयर्स है। और जो उसकी बेटी है, बेटी की एज कितनी है यहाँ पर? बेटी की एज है यहाँ पर 12 ईयर्स। तो ये देखा हमने कि कैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर एक सेकेंड, उसने ये बोला कि आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करो। तो देखो ग्राफिकल मेथड से हमने अगर इक्वेशन को सॉल्व किया है, मतलब ये ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन तो आपके पास ये थी और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये थी। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको फिर से वही करना है कि अब मैं ये सब करूंगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। तो देखो आप जो इक्वेशन वन थी उसका इक्वेशन वन कैसे कोऑर्डिनेट बनाओगे? ठीक है, इक्वेशन वन के इक्वेशन टू कैसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे? तो यहाँ पर इक्वेशन वन के दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, कुछ भी ले लेना आप, एक्स की वैल्यू 0 लेकर, तो ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट बनेंगे और वाई की वैल्यू 0, तो एक सीधी लाइन खींचोगे आप। फिर इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, आपके पास दो ही रखने हैं यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट मैं ऐसे ही ले रहा हूँ एग्जांपल, ऐसा नहीं कि आपको कुछ यही लेने हैं, कुछ भी ले सकते हो। मैं हाइपोथेटिकली सिचुएशन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वे वही है डेटा, नपा डेटा नहीं है। फिर उसके बाद में जो है ना, ये कहीं एक पॉइंट पर कट कर रहे होंगे, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि बीच में करेंगे, कहीं यहाँ पॉइंट पर कट करेंगे, यहाँ या तो मतलब एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करने चाहिए, यहाँ पर करें या यहाँ करें। तो वही जो है एक्स की वैल्यू हो जाएगी और वही वहां पर उस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप कोशिश करना, अगर नहीं आता तो मैं इसको करा दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल है या ये है। मैं ये इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर नहीं आता है तो मैं इसको बिल्कुल कराऊंगा। मेरे पास ये थोड़ा सा जरा ग्राफ की समस्या है, ये जो मेथड, ये जो है सॉफ्टवेयर है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा टास्क होता है या ये बेकार टास्क है। ये तो इवन मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में बड़ी इजी क्वेश्चन है ये, और आपको दुआ करनी चाहिए कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है लास्ट एक क्वेश्चन ये है, तो देखते हैं हम। इसने यहाँ पर बोला है कि ये देखो, क्वेश्चन आ गया, कोई मेथड का नाम नहीं है, आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहो, समझ रहे हो आप? तो कोई मेथड का नाम नहीं है, आपकी मर्जी। ग्राफिकल, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक ग्राफ मिलेगा आपको, तो आप बार बार ग्राफिकल मेथड से मत करना, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करना। इन अगर आता है भाई नाम का दे दिया, तब तो फिर तो आपको उसी नाम से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल एंड टू पेंसिल एंड थ्री इरेजर्स इज 9। तो सबसे पहले हम एक ईच पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लेंगे। तो लेट, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होते हैं आपको मतलब ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको स्टेटमेंट को फ्रेम करना होता है। लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी एक्स रुपी, ठीक है, एंड एंड कॉस्ट ऑफ ईच, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर, ठीक है, इरेजर भी ₹5। तो उसने क्या खरीदा है? दो पेंसिल खरीदी, ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट है एक्स, दो पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2x, प्लस का साइन लगाओ। तीन इरेजर खरीदे, एक इरेजर की कॉस्ट है ₹22। जैसा आप कहते हो भाई एक इरेजर ₹5 का मिला, तो दो कितने के मिलेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करो 10 के, तीन कितने मिले? 15 के। और ऐसे ही कुछ भी पूछ ले कि x कितने के मिलेंगे, तो x से मल्टीप्लाई कर दो। y कितने के मिलेंगे, y से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3y इक्वल टू 9। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो जो एक पेंसिल है, उसकी एक पेंसिल की कॉस्ट है ये यहाँ पर ₹x। तो दो पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2x। थ्री पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3x। फोर पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4x। फाइव पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5x। आप समझ रहे हो ना? ऐसे ही इरेजर, उसका इरेजर का दे रखा है, एक इरेजर की जो कॉस्ट है वो y है, तो दो इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2y। तीन इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3y। चार की 4y। तो हम ऐसे, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई वो होता है कि मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि आप भाई क्या लिखा हुआ है ये, कैसे इसको क्या मतलब होता है।
तो ये हम यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। देखो उसने बोला है 4 इरेजर्स एंड 6 सॉरी 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 18। इक्वेशन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। अब देखो मैं आपको जरा थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। किसी भी मेथड से कर लो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से, किसी से भी मेथड कर लो, तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? देखो आप इसको एक वन पेंसिल और वन इरेजर की कॉस्ट नहीं बता सकते हो। पूछो क्यों? देखो आप यहाँ देखो, अगर आप इसको सॉल्व मतलब देखना चाहते हो, क्योंकि ए वन अपॉन ए टू का रेशो निकालो, 2/4, तो कितना आ गया यहाँ पर, 1/2। V1/V2 का रेशो निकालो तो कितना आ जाएगा, 3/6, तो 1/2। C1/C2 का रेशो निकालो तो कितना आ जाएगा, -9/-18, 1/2। सारे रेशो बराबर आते हैं, तो जब भी A1/A2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू C1/C2, तो ये कब होता है, ये जब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हो, कंप्लीटली जो उसको जो है कंप्लीटली कवर कर रही हो। तो एक सॉल्यूशन नहीं होता, इन्फानाइटली सॉल्यूशन होते हैं। आप समझ रहे हो, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसी टाइप का है। तो अगर आप देखना चाहते हो, ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे चेक करोगे, और लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है तो आप देखना जरा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अपनी मर्जी होती है कि अब मैं आपको उसके थ्रू दिखा देता हूँ कि भाई जो सब्स्टिट्यूशन कैसे भी कर सकते हो आप, और ग्राफिकल मेथड कैसे भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, मतलब उससे भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफिकल मेथड से मैं अब वो बोलता हूँ आपको नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा कर दिखा देता हूँ। तो आप क्या काम करोगे, इक्वेशन नंबर 1 लो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से 2x की वैल्यू निकालता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 3 ये आया। और इक्वेशन नंबर 2 को लिखो, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 को मैं लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 4x प्लस 6y इक्वल टू 80। आप देखना जरा ये कैसे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पर इसको मैं जो 2x है इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 × 2x, अपना अपना तरीका होता है। आप इसको, और ये जो 2x की वैल्यू, ये जो 2x की वैल्यू थी, इसको आप इसकी जगह रखो। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, ये वाला 2 ऐसे ही रहने दो, और ये जो 2x था इसकी जगह आपको लिखना है 9 माइनस 3y। ठीक है, तो अंदर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 18। इसकी मल्टीप्लाई करो 6, इस 18 से 18 गया, इस से ये गया, तो कितना आ गया, 0 इक्वल टू 0। आप समझ में आया? तो जब कभी भी सॉल्यूशन ऐसे होते हैं तो उसके सॉल्यूशन नहीं निकाले जा सकते, यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाले जा सकते। तो आप क्या लिखोगे फिर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, वी कैन, देखो आप क्या लिखोगे, आप इसमें ये लिखना कि भाई इस ये जो दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन के हम सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो ऐसे ऐसे लिखो इसको, दिस वो दिस पेयर दिस पेयर ऐसे लिखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज लगाओ यहाँ पर, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन बहुत सारे सॉल्यूशन, सो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, वी कैन नॉट डिटरमाइन determine the cost of each pencil and each eraser।
दिस इज द आंसर। आप समझ गए हो कि कैसे। तो देखो, मतलब आप इससे भी पता कर सकते हो। ये जो आप इसको ना सॉल्व करके आप इस वाले ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, तो इससे भी आप बता सकते हो। ये जो इतनी बात थी कि भाई इसके जो सॉल्यूशन है, ये सेम स्टेटमेंट लिखोगे आप। ये वाला, ये जो है ऊपर वाला, ये जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से एक गोल सर्कल के अंदर बंद कर दिया, तो फिर उसके बाद में आप ये वाली स्टेटमेंट लिखोगे। समझ गए आप। ये करने की जरूरत नहीं है आपको, या इससे दिखा दो फिर भी ये लिखना है स्टेटमेंट। तो अपना तरीका है, आप कैसे कैसे करना चाहते हो, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है कि ये एक नंबर के अंदर आ जाए, तो फिर आपको जल्दी से चेक करके बताना पड़ेगा उसको। तो जरूरी नहीं कोई इक्वेशन लिखी हुई हो तो फिर आप भाई उसको सॉल्व ही कर सकते हो। पहले चेक भी कर लिया करो, क्योंकि जो देखो बच्चे जो हार्ड वर्किंग करके जाते हैं, मैं यहाँ पर स्मार्ट वर्क नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क जो आता है वो हार्ड वर्किंग के बाद आता है। तो बच्चे हार्ड वर्किंग करके चले जाते हैं, तो उनका दिमाग काम करने लगता है कि अच्छा भाई, अगर आप इसको देख रहे हो ना, ये दूसरी इक्वेशन कहाँ है ये। अरे दूसरी इक्वेशन है ही नहीं, पहली इक्वेशन ही लिखी हुई है। तो दूसरी इक्वेशन में से अगर आप टू कॉमन ले लो तो कितना आ गया, 4x, सॉरी, मैं टू कॉमन लेने के लिए जा रहा हूँ। तो दूसरी इक्वेशन जरा लिखो, जरा मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ। 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। इधर से 2 ले लो कॉमन, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। कैंसिल करो, तो कितना आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वेशन एक ही है। तो बेवकूफ बनाने के लिए उसने ये सब कुछ कर दिया है। तो हम जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ। वैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ग्राफिकल मेथड की अपनी इम्पोर्टेंसी होती है। तो ग्राफिकल मेथड से आप इसको दिखा सकते हो कि भाई कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसमें भी ईच जो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल वो भी नहीं बता सकते, उसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। लेकिन इसके थ्रू हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इस मेथड के थ्रू ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बना कर दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल और ईच इरेजर वो उसको वहाँ भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने, देखो कोई यहाँ पर मेथड का नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। तो अपनी मर्जी होती है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। दो लाइन दे रखी है यहाँ पर, तो दो उसने बोला है कि टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई है। तो दो रेल की पटरियाँ दे रखी हैं। हाँ, रेल का इक्वेशन दे रखा है, क्रॉस। मतलब आप सोचो, ये कह रहा है कि दो रेल की पटरियाँ हैं, तो क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अरे सिंपल सी बात है, क्रॉस करने का तरीका क्या हो गया, क्रॉस करने का तरीका ये हो गया, ये यही तो हो गया क्रॉस करने का तरीका। और इसको पता करने का तरीका क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस चेक कर लो। अगर ये भी दिमाग में नहीं आता तो सॉल्व कर लो। ठीक है भाई। क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही होंगी वे, तो उसके सॉल्यूशन कैसे आने चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन आने चाहिए। तो आप कैसे भी पता कर सकते हो, उसमें पता करना है बस उसमें। तो कैसे करोगे, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, तो x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और इसको दे देता हूँ मैं 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू ये। तो पता, रेशो निकाल लो यहाँ पर। a1/a2 का रेशो कितना आ रहा है, a1/a2 का रेशो आ जाएगा 1/2। b1/b2 का रेशो कितना आ जाएगा, 2/4। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर। और C1/C2 का रेशो निकाल लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 4/-12। तो कितना आ गया, माइनस का प्लस का ये। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आप समझ रहे हो। तो ये कब आता है, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब आप बिना क्वेश्चन को, इस जो पीछे मैंने सिखाया था आपको, उसी से पता कर सकते हो कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि a1/a2 का रेशो इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का रेशो। समझ रहे हो। तो ये वाली कंडीशन आ जाती तो दो लाइन क्रॉस करती, दो ये कंडीशन आई नहीं तो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आप एग्जाम में बैठे हो, आपका दिमाग नहीं चल रहा है भाई करेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, अरे सॉल्व कर लो ना। तो एक काम करो, पहली वाली इक्वेशन क्या थी, अब देखिए मैं पहली वाली इक्वेशन हमारे पास ली है, तो पहली वाली इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ। तो एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 2 बाई। अब ये पहली वाली ये इक्वेशन 1 थी, मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ मैं एक बार, 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो x की वैल्यू आप यहाँ रखो,
तो 4 माइनस का 2 प्लस का और माइनस का 12 इक्वल टू ये। ठीक है, ये जो x है इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, 4 x की वैल्यू जो 4 माइनस 2 है इसकी जगह मैंने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में ये रख दिया। मल्टीप्लाई करो 8, कितना आ जाएगा 4y प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 8 माइनस का, तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो समझ रहे हो ना, सॉल्व नहीं कर सकते हो। दो सॉल्व करने का क्या मतलब हो गया, दो लाइन एक दूसरे को कभी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इस वाले मैं तरीके से कर लो या इसका कर लो, तो बिल दैट रेल्स क्रॉस टू ईच अदर, नो नो दे विल नॉट, दे विल, ऐसे लिख दो, रेल विल नॉट, रेल विल नॉट क्रॉस टू ईच अदर, रेल विल नॉट क्रॉस टू ईच अदर। समझ में आया। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि मतलब हर बार, क्योंकि अब देखो अब तो कॉम्पिटेंसी बेस वाले 45% कर दिए उसने कि 45% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसी हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो इतना मुश्किल भी नहीं होता, बस ये है कि आपको लॉजिक पकड़ने आने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये मैंने आपको जो है जो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैंने आपको जो है करा दिया है। अब मैं कमिंग लेक्चर जो आएंगे 3.2 का, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो पूरा वाला, तो मैं वहां पर बीच बीच में आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखाता चलूंगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज 3.3 है वो एलिमिनेशन मेथड पर ही बेस है। तो अभी ये जितनी भी मेरी पीपीटी पे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और जैसी मेरी एनसीईआरटी मतलब कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट करा दूंगा मैं, पिछले साल के बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि पिछले साल के जो बोर्ड के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सैम्पल पेपर हो, और जो इस टाइप मार्किंग होती है वो कैसे होती है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर कराता भी चल रहा हूँ और दिखाऊंगा। पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हो तो उसके अंदर मैंने आपको पिछले साल के क्वेश्चन कराए भी हैं। तो ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और ये सारी पीपीटी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ।